नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 8 की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बात करेंगे, सीडीपी की, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर। आज है दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत। आज का जो सेकंड चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। बाल विकास एवं बाल विकास वृद्धि अवधारणाएं हमने पढ़ चुके हैं। लगभग 7 क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। अब 8वीं क्लास में अब हम बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित आपके टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। इस सेशन इस क्लास में 25 प्रश्न हम ले रहे हैं, बाल विकास सिद्धांत से संबंधित रहेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। पहले इस टॉपिक पर, बाल विकास सिद्धांत के टॉपिक पर जितने अभी आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, पहले हम उनका प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जो भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे 2-3 क्लासों में। इसके बाद फिर हम कंसेप्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग पता कर पाएँ कि अभी तक टीटी एग्जाम में इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको लोगों का क्लियर हो चुका है। दूसरा प्रश्न क्या है? अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी की जानकारी होना चाहिए। देखिए, 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं। अपने विद्यार्थियों को, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक के रूप में अच्छी जानकारी किसकी होनी चाहिए? आपको बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, और बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी जानकारी होनी चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए कि विषय के प्रति विद्यार्थियों का मत क्या है, उनकी सोच क्या है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन यहाँ पे सर्वोत्तम होगा। ठीक है, किसके आधार पर? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। और ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। फोर्थ ऑप्शन आ चुका है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र, एरिया बताना है आपको। किसका? बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा होगा? मानवीय शामों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। यह हम फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र पूछा जाता है, एक ही ऑप्शन आएगा कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। जो एक निर्देशात्मक विकास ये शब्द है, ये किसको सूचित करता है? कि दर को करता है, सीमा को करता है, दिशा को करता है, या एक विशिष्ट गुण को करता है। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जी हाँ, जायसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है विशिष्ट गुण को। किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट गुण की बात कर रहे हैं। ये आपको नोट कर लेना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल होगा? रूप शामिल होगा, दर शामिल होगा, अनुक्रम शामिल होगा, या ये सभी शामिल हो जाएंगे।
तो विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है और अभिवृद्धि जो है यह विकास का एक हिस्सा कहलाता है, एक भाग कहलाता है। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से जो शामिल होता है वह हम बात कर रहे हैं दर की। क्या शामिल होता है? दर बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक करें, अपना कमेंट करें, अपना ओपिनियन बताएं। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए सभी जानते हैं, समझते, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं आप लोग, कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, तभी वह बाल विकास कहलाता है। ठीक है, गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, किशोरावस्था तक मतलब सभी लोग जानते हैं 0 से लेके 18 वर्ष हम कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। 8वां प्रश्न दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। किसके आधार पर? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन आपको बताना है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे हों। तो इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन भी कर चुका है और ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बाल मनोविज्ञान के आधार पर यहाँ पे सर्वोत्तम कथन हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? ठीक है, हम किसकी बात करें? प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों होता है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10th नंबर प्रश्न क्या है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु एक अच्छा शिक्षक होता है, बालक होता है, शिक्षण प्रक्रिया होता है, विद्यालय होता है। पिछली बार जब टीटी एग्जाम हुआ था आप लोगों को याद होगा कि यह प्रश्न आया हुआ था। क्या दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र देखिए, बाल मनोविज्ञान प्रश्न में ही बनता है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा मनोविज्ञान है? बाल मनोविज्ञान है, बालकों का मनोविज्ञान है, तो केंद्र बिंदु बालक ही होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था और पिछले प्रश्न में अच्छे तरीके से समझा भी था कि बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वह गर्भा से लेके किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन से होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा भी जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का मुख्य क्षेत्र जो स्थान है वह बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, या दोस्तों आप प्रशासक का है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वह बालक का ही होता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? बालक की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 13th नंबर प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न आपके बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर है। निरीक्षण विधि में किया जाता है। दोस्तों निरीक्षण विधि में क्या क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, या अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। तो निरीक्षण विधि देखिए महत्वपूर्ण जो विधियां होती हैं, विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपके परीक्षण की दृष्टि से, मूल्यांकन की दृष्टि से। तो निरीक्षण विधि में जो किया जाता है वह दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब आप निरीक्षण करते हैं तो आपके दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केस अध्ययन विधि के संबंधित क्या सही नहीं दिया गया है। आपने पढ़ा होगा केस स्टडी विधि।
ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो केस स्टडी जो विधि है, इस यानी केस अध्ययन विधि से संबंध क्या सही नहीं दिया गया है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। यानी जो केस स्टडी विधि है यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह बहुत जटिल होती है और यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए हैं। तो केस अध्ययन या केस स्टडी विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, तो पहले जान लेते हैं क्या क्या सही है। तो केस स्टडी विधि एक वैज्ञानिक विधि है, सरल और सस्ती विधि है और ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान भी करती है। यानी ये एक बहुत जटिल विधि नहीं है। तो यहाँ पे यह गलत दिया गया है, गलत कथन दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है ये जान लेते हैं कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि पूछा जा रहा है। किसकी पूछा जा रहा है? बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि। आपकी रेटिंग स्केल है, प्रश्नावली है, केस स्टडी है या प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में केस स्टडी के बारे में पढ़ा। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि जो कहलाती है वह दोस्तों केस स्टडी विधि कहलाती है। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि बालक के मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी है, व्यक्तिगत है, ठीक है, ऐसी है, किसी कैसा भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन के मनोवैज्ञानिक जो विधि होती है वह हमारी केस स्टडी विधि कहलाती है। 16वां प्रश्न यह है कि कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। यह अमूमन होता है ऐसे कक्षा में, आप लोग देखते होंगे, आप लोग ट्यूशन या ठीक है आप टीचिंग कराते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कोई ना कोई बच्चा शरारती होता है जो अन्य छात्रों को परेशान करता रहता है। तो एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते जो है उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का आप लोग प्रयोग करेंगे? 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वेक्षण विधि का, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का या पर्यवेक्षण विधि का। तो कोई एक शरारती बालक है जो अन्य छात्रों को परेशान करता है, तो एक अध्यापक होने के नाते उसकी समस्या का कारण जानने हेतु आप जिस विधि का प्रयोग करेंगे वह विधि आपकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या कहलाएगी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता होगा? हमारे प्रश्न भी बनते हैं, हमारे माइंड में ऐसे प्रश्न होते होंगे, बच्चे भी प्रश्न होते हैं कि जो कोई भी बच्चा है उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? क्या वह तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है, सांख्यिकी है या मनोविश्लेषणात्मक विधि की बात कर रहे हैं? देखिए सभी जानते हैं, समझते हैं आप लोग, सब लोग व्याख्याता लोग हैं, ठीक है, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकासात्मक विधि की बात कर रहे हैं। किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका विकासात्मक विधि होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 18वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट भी होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? निर्देशात्मक विकास के रूप में, भाव सूचक या आइडियोग्राफिक विकास के रूप में, अनौपचारिक विकास के रूप में या औपचारिक विकास के रूप में? देखिए जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जब कोई विकासवादी होते हैं जो समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं? निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही जरूरी है। यानी एक निर्धारित समय भी है और उस निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। वह आपका अनुदैर्ध्य है या प्रतिनिधात्मक है या अक्षांशीय है या प्रायोगिक है? सभी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह होगा अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे हैं। एक निर्धारित समय अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को अध्ययन के रूप में जाना जाता है, वह कहलाता है अनुदैर्ध्य। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं आप लोग देखते होंगे समान ऐसे होती हैं, ठीक है, तो ये कहलाती हैं अनुदैर्ध्य। सभी लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको पता है टोटल 25 प्रश्न करेंगे। 25 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताना है, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। 20वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान
एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए ये अध्ययन किया जाता है, वह आपकी विधि दोस्तों कौन सी कहलाएगी? मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुभागीय विधि या विस्तारित विधि? सभी कमेंट करेंगे। तो ऐसी विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान, जब कोई व्यक्ति वृद्धि कर रहा हो, ठीक है, एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है, तो वह आपकी कहलाएगी अनुदैर्ध्य वृद्धि कहलाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न क्या है, आइए जान लेते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन हो सकती है? कोई भी बच्चा है, ठीक है, सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। और सभी से एक निवेदन है, सभी लोग फ्री में नोट्स PDF फाइल ये सारी पूछें, मैं यानी कि जायसवाल सर के माध्यम से, मेरे माध्यम जो नोट्स या PDF फाइल बनाई जाती है, इसको जो फ्री में आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर दोस्तों जायसवाल सर यानी अपने TT परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। और हमारा फेसबुक पेज है जिस पर हजारों लोग फॉलो कर चुके हैं, तो आप लोग भी जाइए फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि कहलाती है वह आपकी मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, आपकी विकासीय विधि कहलाएगी या सांख्यिकी विधि कहलाएगी? जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्वान है। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। गवर्नमेंट टीचर की भर्ती के चैनल की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा जा रहा है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी पड़ता है, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र ये सभी कहलाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत ही कम समय में यह क्लास हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वैसे आपको पता है 20 से 22 मिनट में ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके 18 मिनट में लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? आपका अगर कमेंट कहता है कि यह सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सिद्धांत है यह डार्विन का है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? अवलोकन विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, सर्वेक्षण विधि का या केस स्टडी विधि का किया जाता है? तो देखिए, उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता के अध्ययन के लिए किया जाता हो तो वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह हमारा केस स्टडी विधि कहलाता है। एक बार रिपीट करूंगा, जी हाँ, केस स्टडी विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन को ही लागू करने के लिए ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। यह विस्तारित अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, क्रॉस है या मिश्रित कहलाएगा? तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है, तो यह हमारा कहलाएगा मिश्रित अनुदैर्ध्य कहला जाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? मिश्रित, क्योंकि एक नहीं करा जा रहा है, 2 लगातार अवसर, एक अवसर पर नहीं 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है, तो ये हमारा मिश्रित अनुदैर्ध्य कहला जाएगा। तो ये सेशन, ये क्लास में 25 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन किए। 25 में से आपका स्कोर क्या है आपको कमेंट करके बताना है, और इससे बेस्ट तैयारी आपकी चलती रहेगी। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी सारी क्लासेज की पिछली क्लासेज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। बाल विकास क्लासेज बाय जायसवाल सर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक क्लास हर एक सेशन आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर चल रही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।